गाइस, जो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही पॉपुलर एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालने हैं और उसकी डेफिनेशन भी हमें दे रखी है एंड कंडीशंस हमें दे रखी हैं। तो हमें बोला गया है कि हमें एक m इंटू n की 2D बाइनरी ग्रिड दी गई है विच रिप्रेजेंट्स अ मैप ऑफ वंस दैट इज रिप्रेजेंटिंग लैंड एंड जीरोस दैट इज रिप्रेजेंटिंग वाटर। रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स। और आइलैंड की हमें डेफिनेशन भी दी गई है कि एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग adjacent lands horizontally or vertically. Point to be noted, not diagonally. And you may assume all four edges of the grid are all surrounded by water. तो हमें ये एज्यूम करते हुए चलना है कि हमारा एक वन है जो चारों ओर से पानी से कनेक्टेड है। अब हम सर्च कर रहे हैं कि दूसरा वन उसके लेफ्ट राइट या टॉप एंड बॉटम में कहाँ पे है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा इतना बड़ा है आइलैंड, पर ये एक ही आइलैंड है क्योंकि हम इसके किसी भी वन पे जाएं तो हम या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली मूव करके दूसरे वंस पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल 2 पे आएंगे तो हमें जैसे डायगोनली मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो ये दोनों वंस ऑल्दो ऐसा लगता है कनेक्टेड हैं, पर यहाँ बीच में पानी एज्यूम होगा क्योंकि ये डायगोनली कनेक्टेड है और डायगोनली हम मूव ही नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये एक आइलैंड होगा, ये वन इसके चारों डायरेक्शन में चार तरफ जीरो है, तो केवल ये एक आइलैंड होगा और ये दोनों वंस का एक सिंगल आइलैंड होगा। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डीएफएस एंड बीएफएस में दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ना तो कंस्ट्रेंट्स में कि एम और एन का कंस्ट्रेंट दे रखा है और जीरोस और वंस ही हो सकते हैं, हमें कहीं पे भी ये कंडीशन नहीं दी है कि हम ग्रिड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम विजिटेड मार्क करे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हालाँकि वो तरीका मैं थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं समझता हूँ, कोड फ्रेंडली नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसमें हमारी ग्रिड मॉडिफ़ाई हो जाती है और अगर ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो और उस ग्रिड को हमें बाद में यूज़ करना हो, तो हम वैसा नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं विज़िटेड पहले मार्क करके दिखाऊँ और फिर मैं देखूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो बिना विज़िटेड के मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो अब मैं पहले तो पब्लिकली इसकी रोज़ और कॉलम्स बना लूँ कि मेरे हेल्पिंग मेथड में मुझे रेफरेंस ना देने पड़े। तो पब्लिक इंट रोज एंड कॉल्स में मार्क कर लेता हूँ और फिर रोज मेरी हो जाएंगी इसके रोज का काउंट, तो ग्रिड डॉट लेंथ एंड कॉल्स हो जाएंगे मेरे ग्रिड के पहले इंडेक्स का काउंट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को पहले मैं बुलियन बना लेता हूँ अपना विजिटेड मार्क करने के लिए। बोल ऑफ रोज और अपना विजिटेड का जो आई है वो हो जाएगा न्यू बुलियन ऑफ कॉल्स। अब मैं यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करने हैं, तो इनिशियल तो मैं नंबर ऑफ आइलैंड्स को जीरो से ही कर देता हूँ इनिशियल। अब मुझे हर एक सेल पे चेक करना है कि या तो वो वन है या तो जीरो है और उससे एडजेसेंटली कोई वन है या नहीं, जिससे मेरे आइलैंड्स नंबर ऑफ आइलैंड्स बढ़ते जाएं। तो बस बात खत्म। अब हर एक सेल को विजिट करना है, तो हर एक सेल को विजिट करने की हम तैयारी कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये 2D ग्रिड है तो इसमें फॉर लूप नेस्टेड वे में चलेगा, तो ये ऑब्वियसली इसकी एम या तो रोज इनटू कॉल्स ही इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिग ओ ऑफ रोज इनटू कॉल्स या बिग ओ ऑफ एम इनटू एन, जैसा हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया है। तो जे प्लस प्लस। अब मेरी कंडीशन क्या होगी उधर जाने की? पहली बात तो वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो विजिटेड नहीं है आई ऑफ जे। और एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ग्रिड ऑफ जो है मेरा आई ऑफ जे वो वन के बराबर हो। नहीं तो मैं जीरो में जाके क्या करूँगा, स्विमिंग थोड़ी ना करनी है, मुझे आइलैंड ढूंढने हैं। तो मैं अपने हेल्पिंग मेथड का नाम सॉल्व ही दे देता हूँ जो रिकर्सिवली कॉल होगा डीएफएस में, और फिर हम उसको बीएफएस में भी मॉडिफाई कर लेंगे। तो विजिटेड और मेरी ग्रिड के लिए, और जितनी बार ये मेथड रन करेगा मतलब उतने ही मेरे डिसजॉइंटेड वन से मिलेंगे, मतलब उतने ही मेरे आइलैंड बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं। और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा आइलैंड्स को। इतना सिंपल क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं इसमें। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो पब्लिक वॉइड सॉल्व इंट करंट रो करंट कॉलम, इसके बाद मैंने क्या दिया है बुलियन अपना विजिटेड मार्क करने के लिए, और इसके बाद मेरी ग्रेड आ जाएगी कैरेक्टर्स की जो 2D एरे है वो।
तो मैं आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस जिससे मेरा आंसर रिटर्न मारे वो मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं लूप बस लिख लेता हूँ। तो विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे, सॉरी रो कॉमा कॉल, पहले इसको ट्रू कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, पहले टॉप डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो इसको ही कॉल करूँगा और मेरी रो से ऊपर चला जाऊँगा बस, तो टॉप चला गया, विजिटेड एंड गेरिड। अब मैं एक काम करता हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करता हूँ, तो बॉटम या डाउन, मेरे हिसाब से डाउन होगा, अप एंड डाउन होना चाहिए, टॉप एंड बॉटम नहीं होना चाहिए, तो इसको भी लिख लेता हूँ। सॉल्व कॉल करूँगा और रो बढ़ा दूंगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाऊँगा। ग्रेट। अब एक काम करता हूँ, राइट की तरफ बढ़ता हूँ, कॉलम्स बढ़ाता हूँ, तो रो कॉल +1 विजिटेड एंड ग्रिड। अब एक काम करता हूँ, कॉलम्स कम करता हूँ, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, रो कॉलम -1 विजिटेड एंड ग्रिड, और इधर से मेरे नंबर ऑफ आइलैंड्स निकल आएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन से रिटर्न मारने की क्या कंडीशन रखता हूँ कि मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँ। आउट ऑफ बाउंड कैसे जाऊँगा, जो मेरी करंट विजिटिंग रो है, या तो मैं इतना लेफ्ट में चला जाऊँ कि 0 के बाहर चला जाऊँ, -1 पे चला जाऊँ, या तो जो मेरा करंट कॉलम है, या तो मेरी सॉरी जो करंट रो है इतना राइट में चला जाऊँ कि मैं सीधा सीधा रोज के बराबर हो जाऊँ, मतलब इंडेक्स के बाहर चला जाऊँ, या तो मेरा जो करंट कॉलम है उसको मैं उतना ज़्यादा लेफ्ट सॉरी रोज में ऊपर ले जाता, लेफ्ट कॉलम में ले जाऊंगा, वो इतना लेफ्ट में चला जाए कि -1 हो जाए, या फिर इतना राइट में चला जाए कि बराबर कॉल्स के हो जाए, या तो मेरी ग्रिड का जो वो एलिमेंट है, पर्टिकुलर सेल के अंदर जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा 1 के बराबर ना हो। मैं पानी में स्विमिंग करने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो आइलैंड ढूंढने हैं। और या तो मैं ऑलरेडी उसे विजिट कर चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ तो फिर से विजिट करके क्या करूँगा, और इसको ट्रू हो तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न मार जाऊँगा। और जी लीजिए, हो गया हमारा कोड तैयार डीएफएस में, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। और इस कोड को अगर रन किया जाए तो जी हाँ, ये एक्सेप्टेड है। इस कोड में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ m/n होगी इन दोनों के कारण, क्योंकि हर एक सेल पे तो एक बार ही विजिटेड रन कर रहा है और वो भी इस कंडीशन के बाद। और इसके अलावा जो टोटल ओवरऑल लूप है वो नंबर ऑफ रोज इनटू कॉल्स पे चल रहा है, मतलब m/n अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो मेरा बिग O ऑफ m/n हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ फॉर मेरा BFS। तो BFS में तो कुछ नहीं करना रहता, हमारा क्यू रहता है। अब इस केस में मेरे को रो और कॉलम दोनों ही अगर क्यू के अंदर डालने हैं तो मैं क्यू एक पेयर का बनाऊंगा। तो इन केस ऑफ C# इट इज अ टपल इक्वल्स टू न्यू क्यू ऑफ टपल ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। और एक काम करता हूँ, इसको रिकर्सिव कॉल ही रहने देता हूँ, इसको मैं इधर नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है। इधर पे थोड़ा स्मूथ रहता है कोड, तो इस पूरे को ही मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं क्यू डाल देता हूँ अपना। ओ, इट वाज ऑलरेडी देयर, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी मैं क्यू दे देता हूँ, यहाँ पे एन क्यू नहीं करता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच होगा। तो अब सबसे पहले जो मेरा क्यू है उसके अंदर मैं एन क्यू मार देता हूँ अपने एक नए टपल को इंटीजर कॉमा इंटीजर के आई कॉमा रो कॉमा कॉल के फॉर्म में। अब और उसी को विजिटेड भी ट्रू मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं एन क्यू करता हूँ तभी ये रूल है कि वहीं पे आप विजिटेड ट्रू मार्क करो, वो बहुत सही एल्गोरिदम बनता है। क्योंकि ये हम अब तक जितने भी क्वेश्चंस करें हमने हर क्वेश्चन में यही किया और यही सही तरीका भी है। डी क्यू करते टाइम अगर ये करेंगे तो भाई ब्लंडर हो जाएगा, कुछ केसेस में तो चल जाएगा लेकिन बड़े केसेस में हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा और कभी कभी रन टाइम एरर भी आ सकता है।
चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, तो तब तक मेरा क्यू है जो उसका काउंट 0 ना हो जाए, मतलब क्यू खाली ना हो जाए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, फोड़ देता हूँ क्यू को, उसका एक एलिमेंट बाहर निकालता हूँ, तो क्यू डॉट डी क्यू। तो इंट मेरी करंट रो हो गई क्यू डॉट, सॉरी, पेयर डॉट आइटम वन, इस टपल का पहला आइटम, एंड इंट करंट कॉलम हो गया मेरा पेयर डॉट आइटम टू। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को चार डायरेक्शंस में चेक करना है। तो चार डायरेक्शंस में चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं एक 2D एरे ही बना लूँ चारों डायरेक्शंस में चेक करने के लिए। तो कनेक्टेड नाम का बना लेता हूँ, न्यू इंटीजर एरे ऑफ 4। तो कनेक्टेड का जो पहला एरे होगा वो होगा मेरा एक नया इंटीजर एरे ऑफ मेरा CR-1, CC। कनेक्टेड का दूसरा होगा, बेसिकली मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट मूव कर दिया हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं अप मूव कर दिया हूँ, अब नहीं गलती करना है अप मूव कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं डाउन मूव कर जाऊंगा। तो जो करंट रो है +1 हो जाएगी, करंट कॉलम, और मैं अब डाउन मूव कर गया। कनेक्टेड का जो थर्ड एलिमेंट होगा, चलो मैं इसको राइट की तरफ मूव करा देता हूँ, तो करंट रो तो वहीं रहेगी, बस कॉलम में एक कॉलम आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं राइट की तरफ मूव कर गया। और कनेक्टेड का जो आखिरी एलिमेंट होगा वो हो जाएगा मेरा CR का CC-1, वो मैं मूव कर गया हूँ लेफ्ट की तरफ। अब बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं चारों कनेक्टेड एरेस, इन्हीं चारों कनेक्टेड सेल्स को मुझे चेक करना है। तो फॉर ईच इंटीजर एरे नेक्स्ट इन कनेक्टेड, अब यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस आएंगी, तो आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस अगेन मेरी वही होंगी या तो, लेकिन उसके पहले मुझे वो उनको फोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रो मेरी हो जाएगी नेक्स्ट का 0 एलिमेंट, और जो नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट का पहला एलिमेंट, जिसके लिए अब मैं चेक करूंगा। और अब मेरी आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस में लिख लेता हूँ। तो आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस क्या होंगी, या तो मेरी नेक्स्ट रो जो है वो इतना मेरी ऊपर चली जाए कि वो 0 के बाहर हो, मतलब -1 इंडेक्स पे पहुंच जाए, या तो मेरी नेक्स्ट रो जो है वो इतना नीचे 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 में चला जाऊं कि वो मेरे रोज के काउंट के बराबर हो जाए, या तो जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है मैं इतना लेफ्ट में चला जाऊं कि -1 पे पहुंच जाए, या तो जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है मैं इतना इतना आगे राइट की तरफ जाता जाऊं कि वो मेरे कॉल्स के टोटल के बराबर हो जाए, इंडेक्स के बाहर चला जाए, या तो मेरे ग्रिड का नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम वो 1 के बराबर ना हो, स्विमिंग नहीं करनी है, लैंड ढूंढना है, या तो मेरा वो ऑलरेडी विजिटेड हो, नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट कॉलम वो ऑलरेडी ट्रू हो। तो मुझे इस केस में रिटर्न नहीं मानना है, इस केस में कंटिन्यू करना है कि भाई इसको स्किप करो, अगले वाले को चेक करो। और अब अगले वाले को चेक करना है, तो अब देखो मैंने ऑलरेडी वो कंडीशंस लिख दी हैं, जस्ट फॉर अ सेफर साइड में ऐसा अगर लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ऑल तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, फिर भी लिख देता हूँ जस्ट फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड, अगेन सेइंग कि ज़रूरत नहीं है, पर जस्ट फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। अगर ये कंडीशंस हैं तो घुसूंगा अंदर, क्यू मैं एन क्यू कर दूंगा उससे, नया टपल बना के, न्यू टपल ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर nr कॉमा nc, और मेरा विजिटेड भी nr कॉमा nc का कर दूंगा ट्रू। बस बात खत्म। और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो, क्यू एम्प्टी होगा मैं बाहर आ जाऊंगा, या तो ये कंडीशंस ना हो, नहीं क्यू एम्प्टी ना हो, बस क्यू एम्प्टी ना हो तो फिर मैं बाहर आऊंगा और आइलैंड बढ़ जाएगा और आइलैंड्स का नंबर रिटर्न हो जाएगा। बात खत्म, बहुत ही सिंपल हो गया। 940, ओह सॉरी, क्या यार गलत तरीके से लिख दिया, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, साला चारों चारों में वही गलती कर दी, रूकी मिस्टेक्स।
ये छोटे मोटे सिंटैक्स एरर्स होते रहते हैं, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, दिल पे भी नहीं लगाने चाहिए। गलतियों से इंसान सीखता है। मेरे हिसाब से यही चारों एरर्स थे, बिल्कुल यही चारों एरर्स थे। तो ये मैंने अब करेक्ट कर दिए हैं। अब ये आंसर, अब कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अपनी गलतियों को सुधारने के बाद अब मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ, और इस कोड को रन करने से आंसर आ जाएगा, और इसको सबमिट भी करेंगे तो मेरे हिसाब से ये मेरा BFS भी सबमिट हो जाएगा। अब मैं इस कंडीशन को अगर हटा भी दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस कंडीशन का जो ऑपोजिट है वो अपनी कंटिन्यू वाले लूप में डाल दिया है। इस इफ में ऑलरेडी मैं इसके ऑपोजिट्स को कंसिडर कर चुका हूँ, तो इस कंडीशन की मेरे को ज़रूरत थी नहीं। ये तब भी सबमिट हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। जी हाँ, हो गया है सबमिट। और अगर इसको मतलब एक्सेप्ट हो गया और मैं इसको सबमिट भी करूँगा तो मेरे हिसाब से ये सबमिट भी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक रिस्क लेके देखते हैं। हम बुलियन नहीं बनाते, हम विजिटर मार्क नहीं करते हैं। तो अगर मैं इसको कर दूं ये, और इसको कर दूं ऐसा, अब मैं घुसता हूँ, और अगर मैं इसका विजिटेड भी हटा दूं और इसको मैं सिर्फ ये कर दूं कि अब ये 1 था, तो ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल को कर देता हूं मैं बराबर 1 के, और यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं सिर्फ ग्रिड को मॉडिफाई कर देता हूँ। ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल को मैं कर देता हूँ बराबर 1 के। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बच गई। जो स्पेस मेरा लग रहा था m/n का, वो बच गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कम हो गई, सिर्फ क्यू की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई, उसके अलावा कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। और अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो ये चल भी जाएगा, एक्सेप्ट भी हो जाना चाहिए। ओह सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मुझे यहाँ विजिट की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भूल गया था। मैंने विजिटेड हटा दिया है, और यहाँ से भी हटा देना चाहिए वरना इश्यूज होंगे। और जी हाँ, मैंने विजिटेड हटा दिया है। तो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन ऐसे ही चल जाना चाहिए। बस इसमें एक इशू होगा। जी ग्रेट, मेरा कॉल कॉमा ही हट गया, ये लीजिए। तो सॉरी गाइस, पावर कट हो जाने के कारण मुझे बंद करना पड़ा था, और अब मैं फिर से चालू कर रहा हूँ, इधर से रेज्यूम करता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँ, शायद मैंने कुछ गलती करी है, शायद कुछ गलती करी है मैंने। और जी हाँ, मैंने गलती ये करी है कि 1 पे ही मैं विजिट कर रहा हूँ, और उसे ऑल और फिर से 1 क्यों बना रहा हूँ। मुझे यहाँ करना पड़ेगा 0। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया है सही, और ये चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा विजिटेड अगर ना लें तो एक रिस्क यही होता है कि मेरी ग्रिड मॉडिफाई हो जाती है। बाकी कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर नहीं होता। अगेन इट इज शोइंग लाइक दिस, बट इट शुड नॉट शो लाइक दिस। लेट मी चेक। हाँ, मैंने यहाँ 1 तो है, सॉल्व है। फिर ये इधर पे आया मैं, और अगर मैं अब यहाँ जाऊँ तो मैंने उसे एनक्यू किया, उसको ज़ीरो कर दिया। अगर मेरे क्यू का काउंट जब तक ज़ीरो नहीं होता, मैंने उसे फोड़ा, ये देखा, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम पे गया, ये देखा, नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट रो मेरी ये होगी, नेक्स्ट कॉलम मेरा ये होगा। ठीक है, कंडीशंस भी बिल्कुल सही लिखी हैं मैंने। अगर मेरा ये 1 नहीं होता तो मैं कंटिन्यू करूँगा, फिर मैं इसे लूँगा और मैं इसे ज़ीरो कर दूँगा। मेरे हिसाब, ओह, इसे नहीं, इसे ज़ीरो करना है। अगेन रूकी मिस्टेक, NR और NC को ज़ीरो करना है। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब इसे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। 2 बार TLE दे चुका है, हाँ अब नहीं देगा। और ऐसे ही हम DFS में भी कर सकते थे। विजिटेड ट्रू जहाँ पे हम मार्क कर रहे थे, विजिटेड ट्रू मार्क करने की जगह उसे ज़ीरो कर देते। हालांकि मेरे हिसाब से विजिटेड वाला सिस्टम ज़्यादा सही है। भले ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी ही रहेगी, O ऑफ M/n। भले ही स्पेस हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट हमारी ग्रिड जो है वो मॉडिफाई नहीं होगी। ऑल्दो ये क्वेश्चन का एक लूप होल है कि इसने हमें बोला नहीं कि ग्रिड मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं कि हम अपनी ग्रिड को मॉडिफाई कर लें, और हम वंस पे हैं तो ही हम अपने DFS या BFS को कॉल करें, और वो वंस को जब एक बार विजिट कर लेते हैं तो विजिट ट्रू मार्क करने की जगह उसे ज़ीरो कर देते हैं। मैंने लैंड ही डुबा दिया, मैंने बर्फ़ पिघला के वहाँ पे ओशन ही ले आया ऊपर। ऐसा करना है। हालांकि ये मेरे हिसाब से
है, स्मार्ट मूव है, लेकिन इससे हमारी ग्रिड मॉडिफाई हो जाती है, तो ये उतना फ्रूटफुल नहीं है इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा, आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा, और कुछ इंटरेस्टिंग मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ डेवलप करूँ हमारे वीडियो, मतलब मैं कुछ डेवलप करके वीडियोस में डालूँ और उसका एक वॉक थ्रू टाइप का आपको दूँ। मैं भी कुछ ट्राई करूँगा ऐसा। तो स्टे ट्यून्ड, एंड जब तक के लिए बाय बाय।